Hey everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel इग्नू पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे IPO 4 और हमने स्टार्ट करा है अपना यूनिट 1 दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड। ऑलरेडी मैं अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 1 को कवर कर चुकी हूँ, तो अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। आई होप कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा, मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट शेयर किया है कि यूपी गवर्नमेंट ने टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज निकाली हैं। ठीक है, 15,000 वैकेंसीज रिलीज करी गई हैं। तो अगर आप में से किसी का बीएड कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूँ तो आप में से सभी लोग इस समय तो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर भी रखा होगा। ये कोर्स वो हो सकता है स्पेशलाइजेशन कर रहे हो या एडिशनल कोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स की बात करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एमकॉम ही मांगा है और कुछ भी नहीं मांगा है, बीएड भी नहीं मांगा है। ठीक, लेकिन टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस अगर बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछले सेशन में बोला था कि हम फेरा और फेमा का जो डिफरेंस है उसको एक बार जरूर से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पेपर में डिफरेंस ही पूछ ले, अगर डिफरेंस नहीं भी पूछता है तो फेमा के बारे में पूछ सकता है या हो सकता है फेरा के बारे में भी पूछ ले। ठीक है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग की। तो फेरा में क्या बोल रहा है, एन एक्ट प्रोमulgated टू रेगुलेट पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया इज फेरा। तो ये मैंने आपको कल बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट क्या करता था, रेगुलेट करता था। ठीक है, किनको, पेमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया के अंदर, ठीक, प्रमोट करता था, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं फेमा की बात करूं तो फेमा एन एक्ट इनिशिएटेड टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स and to promote orderly management of the forex market in the country। तो फेरा क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करता था, लेकिन फेमा का क्या रोल रहा, सिर्फ रेगुलेशन तक रोल नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट की भी बात करी जाती है कि किस तरह से हम अपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर इसके एनैक्टमेंट की बात करें तो फेरा आपका ओल्ड था और अब क्या है, हमारा फेमा इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक, अब नंबर ऑफ सेक्शंस की यहाँ पे बात करी जाए तो फेरा के अंदर 81 सेक्शंस थे, लेकिन वहीं अगर मैं फेमा की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 49 सेक्शंस ही अवेलेबल हैं। तो इससे भी आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि ये काफी ज्यादा कह सकते हैं रिजिड थी और काफी सेक्शन है, तो कितनी चीजों को याद रखना, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इनको इम्प्लीमेंट करना काफी डिफिकल्ट टास्क हो गया था, है ना। और यहीं फेमा की बात करें तो इन रूल्स को, इन सेक्शंस को कम कर दिया गया था। ठीक, अब देख लेते हैं कि फेरा और फेमा को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब हमारे कम थे उस टाइम पे फेरा को इंट्रोड्यूस किया गया था। और फेमा को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन वाज सैटिस्फैक्टरी। तो इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, जब हमारी फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन सैटिस्फैक्टरी थी। ठीक है, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, जब हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए थे। और आपको पता ही है फेरा को रिप्लेस किया गया है फेमा द्वारा। तो जब हमारी कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो गई थी, सैटिस्फैक्टरी थी, तब हमने फेमा को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अप्रोच टूवर्ड्स फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। इसकी कैसी थी, रिजिड थी, लेकिन हम यहीं पे अगर हम फेमा की बात करें तो इसकी कैसी है, फ्लेक्सिबल इन नेचर है। तो ये मैंने आपको बताया ही था कल भी कि जो फेरा था वो काफी रिजिड था और इसीलिए हमें फेमा को लाना पड़ा, क्योंकि हमें अपनी पॉलिसीज में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है ना। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कंडीशंस आपकी हमेशा स्टेबल हो, हमेशा सेम हो। तो जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होती हैं हमें भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत होती है अपनी पॉलिसीज के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस।
तो फेरा में किस तरह से पता चलता था कि आपके पास अगर सिटीजनशिप है तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस आपका डिफाइन हो जाता था। लेकिन फेमा में क्या बोल रहा है, मोर देन 6 months स्टे इन इंडिया। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या कहने का मतलब है कि अगर आप कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप उस कंट्री के सिटीजन होने चाहिए, तभी आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं फेरा की बात करूँ, फेरा में ये रूल था कि आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए अगर आप कोई भी ट्रेड ट्रांजैक्शंस करने हैं, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे हम फेमा की बात करें तो उसमें पॉलिसीज को थोड़ा सा चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया। इसमें क्या बोला गया कि अगर आप इंडिया में 6 महीने से ज्यादा रह लेते हैं तो आप इजिली ट्रेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब आप खुद ही देख रहे होंगे डिफरेंस की कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई। एक जगह बोला जा रहा था कि अगर आप सिटीजन है तभी कर सकते हैं, और एक जगह बोला जा रहा है कि अगर आप 6 मंथ से ज्यादा स्टे कर लेते हैं इंडिया में तो आप इजिली ट्रेड कर सकते हैं और वहां पे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वायलेशन की, कि अगर आपने कोई रूल्स को वायलेट किया, ठीक है, तो फेरा के अंदर क्या होगा, क्रिमिनल ऑफेंस उसको माना जाता है, मतलब कि आपको पनिश किया जा सकता है और आपको जेल में भी डाला जा सकता है, ठीक। वहीं पे अगर मैं फेमा की बात करूं तो अगर आप कोई गलती करते हैं तो फेमा के अंदर क्या बोला गया, ये सिविल ऑफेंस माना जाएगा। सिविल ऑफेंस का मतलब ये हुआ कि अगर पनिशमेंट की जरूरत होगी तो पनिशमेंट दी जाएगी, मतलब इम्प्रिजमेंट की जरूरत है तो वो भी किया जाएगा, और कॉम्पेंसेशन के लिए भी डिमांड की जाएगी। लेकिन अगर कॉम्पेंसेशन एक स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं दिया तो इम्प्रिजमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज की बात करी, कॉम्पेंसेशन की और इम्प्रिजमेंट की, लेकिन यहाँ पे इसको क्रिमिनल ऑफेंस ही मान ले, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्प्रिजमेंट ही होगा, ठीक। और लास्ट पॉइंट क्या है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्प्रिजमेंट की बात है। और फेमा में क्या है, फाइन या इम्प्रिजमेंट इफ नॉट पेड इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो ये मैंने भी आपको बता ही दिया, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। कल भी हालांकि मैंने काफी चीजों को डिस्क्राइब कर दिया था, लेकिन मुझे लगा एक प्रॉपर डिफरेंस देना जरूरी है, तो इसलिए मैंने इस बार इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये डिफरेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो कल हमने बात करी थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के बारे में, और हमने समझा था कि कितनी रेगुलेटरी बॉडीज या लीगल फ्रेमवर्क हैं जो कि हमारे ट्रेड में काम करती है, ठीक। अब समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। हालांकि इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स to the maximum extent. Exports should be promoted in such a manner that the economy of the country is not affected by unregulated exports of items especially needed within the country. अब जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अपने एक्सपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, राइट। अब चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, लेकिन क्यों बढ़ाने की जरूरत है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी कंट्री की सिचुएशन हमेशा सेम रहे, ठीक है, कि आपकी इकोनॉमी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कभी आपकी इकोनॉमी हमेशा स्टेबल रहेगी, है ना, ऐसा तो है नहीं। कभी कभी अनस्टेबिलिटी भी आ सकती है, और जब हमारी इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी आएगी तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे एक्सपोर्ट्स पे दिखेगा ही दिखेगा, है ना। तो जो भी हमारे अनरेगुलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं इनका कोई असर हमारी इकोनॉमी पे ना आए, इसीलिए हमें स्टार्टिंग से ही अपने एक्सपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारी फॉरेन अर्निंग्स भी ज्यादा बनेंगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड ऑगमेंटिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। तो ये पॉइंट अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक। और लास्ट क्या कह रहा है, regulating exports wherever it is necessary for the purpose of either avoiding competition among the Indian exporters or ensuring domestic availability of essential items of mass consumption at reasonable prices. तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, अपने एक्सपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ठीक। अब जो एक और मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सपोर्ट्स को रेगुलेट करना, या फिर हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करना। और किन सिचुएशन में, कि अगर कंपटीशन हो रहा है इंडियन एक्सपोर्टर्स के बीच में खुद ही, तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि अगर आप आपस में ही कंपटीशन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग हैं
वो उस चीज का फायदा उठा लेते हैं, है ना। ये चीज आपने अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं रियलाइज की ही होगी, राइट। तो सबसे पहले तो कंपटीशन को अवॉइड करना किसके बीच में, इंडियन एक्सपोर्टर्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं उसको डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल कराना एट रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है। एसेंशियल आइटम्स जैसे आपके, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो रोटी कपड़ा मकान, है ना, यही हमारे एसेंशियल आइटम्स होते हैं, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, राइट। तो इनको रीजनेबल प्राइस पे पहुंचाना, ये किसका ऑब्जेक्टिव होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का, और ये इसे रेगुलेट या कंट्रोल करती है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है टू अलाउ इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स व्हिच मे हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड अडॉप्ट न्यू प्रोसेस फॉर हायर प्रोडक्शन लेवल्स। आई होप आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि जो एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई थी इन द ईयर 1991, दैट इज जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, तो उस टाइम पे हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी थी, टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट्स की, राइट। क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं इसमें पीछे था और आज भी हम इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है तो हमें नई टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज और ज़्यादा एडवांस हो सकें, हम नए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकें, प्रोडक्शन अपना इंक्रीज कर सकें। और जब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सबसे पहले तो हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट की जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कर लेंगे और साथ ही मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को आगे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है टू अलाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड टू अलाउ एक्सपोर्ट्स सो दैट द प्रोड्यूसर्स गेट अ फेयर प्राइस, ठीक है। आई होप ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, reducing the interface between the exporters and the Director General of Foreign Trade by reducing the number of export documents। अब देखिए पहले क्या होता था कि जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शंस किए जाते थे, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे आपके इंपोर्ट हो, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते थे वो बहुत ज्यादा होते थे, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता, जिसकी वजह से क्या होता था, कहीं ना कहीं डिलेज हो जाती थी, ठीक। लेकिन जब से ईडीआई को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो ये क्या है, पेपरलेस तरीके से आप अपने ट्रेड ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं, पेपर वर्क को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है, राइट। तो इससे क्या हुआ, जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और जो डीजीएफटी हैं, इनके बीच में जो गैप था उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की कोशिश की गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग एडवांस लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि एडवांस लाइसेंसिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया था ताकि एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाया जा सके, है ना। ये हेल्प करता है, इसको बहुत ही ब्रीफ में बताने की कोशिश करती हूँ आपको, ठीक है। देखिए, अगर आपको अपनी कंट्री में किसी चीज का प्रोडक्शन करना है या फिर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको सबसे पहले इनपुट्स की जरूरत होती है, राइट। अब अगर वो इनपुट्स आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, उन इनपुट्स को इंपोर्ट करेंगे और अपने प्रोडक्शन में उसे यूज करेंगे और तब उसके बाद आप उन्हें एक्सपोर्ट कर पाएंगे, है ना। तो एक तरह से जो आपने इंपोर्ट किया वो आपने अपने एक्सपोर्ट्स में यूटिलाइज किया, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट्स भी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसीलिए एडवांस लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो सीधी बात है आपको ड्यूटीज पे करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनमें कुछ रिलैक्सेशन आया था, ठीक। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एस्टैब्लिशिंग ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स स्पेशली फॉर गुड्स मेंट टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सपोर्ट्स ओनली, ठीक है। आई होप ये पॉइंट तो एकदम क्लियर होगा, ऑलरेडी हम इनके ऊपर स्पेसिफिकली बात कर चुके हैं, डिस्कस काफी ज्यादा कर चुके हैं, राइट। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था IEC के बारे में, ठीक है। सो नो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शैल बी मेड बाय एनी पर्सन विदाउट एन इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर
unless specifically exempted। हमने ये कल डिस्कस करा था कि अगर किसी भी पर्सन को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिजनेस में आना है तो उसके पास इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर होना चाहिए, तभी वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस हैं जहां पे आपको आईईसी नंबर की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पे आप इजीली बिना इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर बात करी जाए तो बिना आईईसी नंबर के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। An application for grant of IEC number shall be made by the registered head office of the applicant to the Regional Import-Export Licensing Authority along with the following documents। तो अगर किसी पर्सन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आना है तो उसके पास सबसे पहले आईईसी नंबर होना चाहिए, और इसके लिए वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? अपने जो रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है वहाँ पे एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है, और वहां से इसे कहाँ अप्लाई किया जाता है? रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले है प्रोफाइल ऑफ एक्सपोर्टर इंपोर्टर, कि जो भी एक्सपोर्टर है या फिर इंपोर्टर उसकी कैसी प्रोफाइल है, किस तरह से उसने बिजनेस किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है, हर एक डिटेल देखा जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है बैंक रिसिप्ट इन डुप्लीकेट और डीडी फॉर ₹1000 एज फी। यहाँ पे आप ये चेक कर लीजिएगा अपनी बुक में कि ये 1000 रुपीज फी आपके बुक में सेम ही दिया हुआ है कि नहीं, कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा है मैंने ई ज्ञान कोश से ही उठाया है, तो अगर आपके पास लेटेस्ट है और इसमें कुछ चेंजेस हैं तो आप उसी को ही पेपर में अपने लिख के आइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंकर ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, वहां से पहले सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 2 copies of passport size photograph of the applicant duly attested by banker। ठीक। और लास्ट क्या है? If there is any non-resident interest in the applicant firm and NRI investment is with full repatriation benefits, provide full particulars and enclose photocopy of RBI approval for such investment। अब लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है, ठीक है, जो कि अगर लेट्स से कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इंडिया का कोई एक पर्सन है जो कि आईईसी के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक, अब वो कोई फर्म ही होगी, है ना, तो उस पर्टिकुलर फर्म के अंदर अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन अपना इंटरेस्ट दिखाता है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इसके लिए उसे सब चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी और आरबीआई की तरफ से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, और उसकी जो अप्रूवल है उसकी फोटोकॉपी को इनक्लोज भी करना पड़ेगा कि हाँ आरबीआई ने उसे इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूव करा है। ठीक है। So declaration on applicant's letterhead about applicant's non-association with a caution listed firm। ठीक है, तो जो हमारा एप्लीकेंट है जो भी अप्लाई कर रहा है आईईसी नंबर के लिए, वो अपने लेटर हेड में ये चीजें डिफाइन करेगा, डिक्लेयर करेगा कि उनका रिलेशन या उनका एसोसिएशन कोई भी ऐसी नेगेटिव लिस्टेड फर्म्स के साथ नहीं है। ठीक। The licensing authority shall issue an IEC number in the prescribed format. There is no expiry date on IEC number. Hence, this number once allotted shall be valid till it is revoked. तो एक बार अगर आपको IEC नंबर मिल जाता है तो ये कभी भी एक्सपायरी नहीं होता है until and unless उसे रिवोक कर दिया जाए, उसे रोक दिया जाए। मतलब अगर आप कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, कुछ फ्रॉड कर देते हैं, कुछ चीज़ें मिसलीड कर देते हैं, पॉलिसीज के खिलाफ अगर चले जाते हैं तो आपका जो IEC नंबर है इसे रिवोक कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक। IEC number is to be filled in the bill of entry for import, shipping bill for export or in any documents prescribed by the rules। ये अभी हमने डिस्कस करा कि जो ये IEC नंबर है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ही केस में दिया जाता है। ठीक है। अब इस IEC नंबर को हमें मेंशन कहाँ करना होता है इसको समझिए। अगर यहाँ पे मैं इंपोर्ट्स की बात करूँ तो इसको आपको कहाँ फिल करना होगा? बिल ऑफ एंट्री में। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो आपको इसे कहाँ फिल करना होगा? शिपिंग बिल में इसे आपको फिल करना होगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो एक रजिस्ट्रेशन की तो बात हो गई आईईसी नंबर की। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट।
Any person applying for a license to import or export or for any other benefit or concession under this policy shall be required to furnish registration cum membership certificate. RCMC may be obtained from any one of the export promotion councils or commodity boards except Central Silk Board, FIEO, APEDA, MPEDA administrative authorities of ESTP or STP units. Export of the registered exporters having valid RCMC will only qualify for the benefits provided in the EXIM policy. अब ये रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट क्या होता है? जब किसी भी पर्सन को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है कुछ स्पेसिफिक इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स में, ठीक। अब ये बेनिफिट से क्या होता है कि जब भी हम कस्टम क्लियरेंस के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेसिफिकली कस्टम ड्यूटी को चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी भी पर्सन को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो उसको सबसे पहले ये मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको कस्टम ड्यूटी में एग्जेम्पशन मिलता है। जब ये सर्टिफिकेट अलॉट हो जाता है या मिल जाता है, उसके बाद अगर आप कस्टम क्लियरेंस में जाते हैं और वहाँ पे इसको शो करते हैं तो वहाँ पे आपसे कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करी जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। और एक बार हम देख लेते हैं ये रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट कैसा लगता है। देखिए ये है हमारा रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम ऑफ द कंपनी मेंशन होता है, ये देखिए आपका आईईसी नंबर मेंशन है, ठीक। फिर क्या है, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और हेड ऑफिस, ठीक, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर विच रजिस्टर्ड। तो जिस पर्टिकुलर गुड्स सर्विस के लिए आपने ये मेंबरशिप सर्टिफिकेट लिया है वो सब यहाँ पे इंक्लूड कर दिए जाते हैं। और अगर आप इन गुड्स या सर्विसेज को आगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो इन्हीं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में आपको जो कस्टम ड्यूटी है उसमें एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग की। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास आईईसी कोड नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपके नेगेटिव लिस्ट में हैं या फिर हम कह सकते हैं प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए आपको स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दो anyone having importer exporter code number can import or export any goods, but to regulate the export import trade a negative list exists which prohibits the import or export of goods included in this list and special license is required. So the negative list of export has been divided into 3 पार्ट्स। सो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा, प्रोहिबिटेड आइटम्स का। सो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रोहिबिटेड आइटम्स मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट्स या आइटम्स जिन्हें हम ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आइटम्स इंक्लूड्स वाइल्ड लाइफ, एक्सोटिक बर्ड्स, wild flora, beef, human skeletons, tallow, fat and oils of any animal origin excluding fish oil, wood and wood products in form of logs, timber, stumps, roots, barks, chips, powder, flakes, dust, pulp and charcoal। तो इन सब प्रोडक्ट्स को या आइटम्स को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही इन्हें हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या है। अब पार्ट 2 में बात कर रहा है रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स की। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स का क्या मतलब हुआ कि हम इन आइटम्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट तो कर सकते हैं लेकिन हमें स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत होगी, तभी हम इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो एनी गुड्स द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विच इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू लाइसेंसिंग may be exported or imported only in accordance with the license issued in this behalf। तो अगर स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर आइटम के लिए अगर लाइसेंस प्रोवाइड होगा तो ही हम उसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका कैनलाइज्ड आइटम्स। अब हमारे कैनलाइज्ड आइटम्स कौन से होते हैं, देखिए
ऐसे आइटम्स जिनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एजेंसीज के थ्रू और एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही हम इन्हें क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ऐसे आइटम्स आते हैं जो कि आपके नेगेटिव लिस्ट में होते हैं, या फिर अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था ITC/HS के अंदर जो आते हैं आइटम्स वो कैनलाइज्ड आइटम्स होते हैं, और अगर हमें उन्हें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो एक प्रॉपर एजेंसी के थ्रू और एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के मोड के थ्रू ही इन्हें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, any goods the import or export of which is canalized may be imported or exported by a canalizing agency specified in the negative list. The Director General of Foreign Trade may however grant a license to any other person to import or export any channelized goods. ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास ये राइट रहती है कि वो अगर इसके रिगार्डिंग कोई लाइसेंस इशू करना चाहते हैं किसी अदर पर्सन को तो वो इसे इशू कर सकते हैं। ठीक, hence bearing a few items which are totally prohibited for exports, other items in the negative list can be exported under a license or through a designated agency or under specified conditions. कुछ आइटम्स को छोड़ के जो कि आपके प्रोहिबिटेड हैं, मतलब आप जिनको एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते और जिनको आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, उनको छोड़ के जितने भी आइटम्स आपके नेगेटिव लिस्ट में आते हैं उन्हें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जा सकता है थ्रू अ लाइसेंसिंग, या फिर अगर हमारे जो DGFT है अगर वो किसी पर्सन को लाइसेंस ग्रांट करते हैं, या फिर कोई ऐसी एजेंसी जो इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकती है तो उसे इजीली किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं उन्हें ना ही एक्सपोर्ट किया जाएगा और ना ही उन्हें इंपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोसीजर टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस की। अगर हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए तो क्या प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत है। An application for grant of export license may be made in the prescribed form to the DGFT or its regional licensing authority. The application shall be accompanied by the documents prescribed therein. There is no application fee on export licenses or permits. ठीक है, तो हमें अगर एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन देनी होगी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, किसको, DGFT को या फिर रीजनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, और इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं करी जाती है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी कि अगर हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो हमें एक एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी और उसे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में DGFT को सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए या फिर रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स के लिए तो हमें उसके लिए अलग से फॉर्म फिल करने की जरूरत है। ठीक है, तो फॉर रजिस्टर्ड आइटम्स एन एप्लीकेशन इज टू बी मेड इन डुप्लीकेट इन द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स, तो हमें दूसरा फॉर्म भरने की जरूरत होती है, डुप्लीकेट फॉर्म। सो देयर आर 2 डिफरेंट एक्सपोर्ट लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म्स। देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। सबसे पहला क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स एक्सेप्ट special chemicals and special materials, equipments and technologies. This form is sent to the DGFT New Delhi. ठीक है, तो अगर हमें restricted items के लिए export license चाहिए और restricted items कौन से छोड़ के, special chemicals and special materials, equipments and technologies, इनको छोड़ के अगर हमें कोई और restricted items का export करना है तो उसके लिए जो फॉर्म है हमें किसको भेजना होगा, DGFT को। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्पेशल केमिकल्स एक्सेट्रा, एप्लीकेशन आर सेंट टू द DGFT. An interministerial group under the chairmanship of DGFT shall consider application for export of these items. तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि स्पेशल केमिकल्स, स्पेशल मटेरियल्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजीज को छोड़ के अगर हमें कोई आइटम्स को एक्सपोर्ट करना है तो उसका फॉर्म हमें DGFT न्यू दिल्ली में सबमिट करना होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, जो हमारे स्पेशल केमिकल्स, स्पेशल मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजीज ऐसे रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स को अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें अपनी एप्लीकेशन DGFT को तो भेजनी पड़ेगी, साथ ही जो एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है जो कि आपका DGFT के अंदर आता है वो आपकी पहले एप्लीकेशन कंसिडर करेगा। अगर उन्हें ठीक लगेगा तो वो
इनके लिए आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या बोल रहा था कि जितने भी हमारे एग्जेम्प्टेड आइटम्स हैं, मतलब आपके स्पेशल केमिकल्स हो गए, स्पेशल मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, इनको छोड़ के कोई भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम है अगर उसे आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको सिंपली DGFT को फॉर्म सबमिट करना होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपको स्पेशल केमिकल्स, स्पेशल मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज को एक्सपोर्ट करना है तो आपको एप्लीकेशन तो DGFT को भेजनी पड़ेगी, लेकिन DGFT के अंदर एक आपकी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप आता है, वो आपके एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो फिर आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट देख लेते हैं जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। आपको याद होगा हमने जनरल प्रोविजंस अलग अलग भी पढ़े हैं, एक्सपोर्ट्स के भी और इंपोर्ट्स के भी, किसमें IBO 3 में मैंने ये डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के जनरल प्रोविजंस के बारे में एक साथ, लेकिन स्पेसिफिकली भी आपके बुक में मेंशन करे गए हैं, IBO 3 में भी है और आपके इस पर्टिकुलर IBO में भी इस यूनिट के अंदर मेंशन किया है। ठीक है, तो उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं उसे दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी। अगर आप में से किसी ने IBO 3 की वीडियो नहीं देखी है वो वाली, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फ्री अनलेस रेगुलेटेड। सो द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स शैल बी फ्री except to the extent they are regulated by the provisions of this policy or any other law for the time being in force. The item-wise export and import policy shall be specified in ITCHC published by Director General of Foreign Trade. तो सबसे पहला प्रोविजन क्या बोल रहा है कि जितने भी हमारे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हैं वो फ्री होने चाहिए अनटिल एंड अनलेस वो अगर रेगुलेट करने की जरूरत है, मतलब कि जितना भी हमारा एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है वो फ्री होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसे प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि नेगेटिव लिस्टेड है या फिर ITCHC के अंदर आता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए हमें या तो स्पेसिफिक लाइसेंस की जरूरत है या फिर ऐसे प्रोहिबिटेड आइटम्स को हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे DGFT उन्हें रेगुलेट करेगा या कंट्रोल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कंप्लायंस विद द लॉ। Every exporter or importer shall comply with the provisions of the Foreign Trade, Development and Regulation Act of 1992 and the rules and orders made thereunder। तो ये मैंने कल ही बताया है आपको कि Foreign Trade Development and Regulation Act जो आपका 1992 में आया है, ये क्या है, एक होलिस्टिक एक्ट बनाया गया जिसके अंदर सारी चीजें कवर हुई हैं। तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस इसके अंदर बनाए गए हैं उनको अबाइड करना जरूरी है। ठीक, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनी लाइसेंस ग्रांटेड एंड प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी। इफ एनी क्वेश्चन और डाउट अराइजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एग्जाम पॉलिसी, इट शैल बी रिफर्ड टू DGFT whose decision shall be final and binding। देखिए ये पर्टिकुलर प्रोविजन क्या कह रहा है कि सपोज कोई एक पॉलिसी है, उसको मैंने कुछ और तरीके से समझा और आपने उसको कुछ और तरीके से इंटरप्रेट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट हो गई। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, जो DGFT हैं उनको बताया जाएगा और वो जो भी डिसीजन देंगे वो फाइनल और बाइंडिंग होगा, मतलब अब उन्होंने जो भी डिसीजन दे दिया उसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जेम्पशन फ्रॉम पॉलिसी और प्रोसीजर। सो एनी रिक्वेस्ट फॉर रिलैक्सेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस पॉलिसी और प्रोसीजर on the ground of hardship or an adverse impact on trade may be made to the DGFT। ये पर्टिकुलर प्रोविजन क्या कह रहा है कि अगर हमारा जो ट्रेड है उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ हार्डशिप है, ठीक है, हम कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने ट्रेड को लेके, तो यहाँ पे अगर हम रिलैक्सेशन चाहते हैं या एग्जेम्पशन चाहते हैं कुछ प्रोसीजर्स या पॉलिसीज से, तो हम
यहाँ पे DGFT को कंसल्ट कर सकते हैं। DGFT ही हमें एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि एग्जाम पॉलिसी के अंदर जो भी हमारे प्रोविजंस हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हमें ट्रेड करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ट्रेड करने में उसकी वजह से दिक्कत होती है या फिर उस पॉलिसी की वजह से हमारे ट्रेड के ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको एग्जेम्प्ट करने के लिए या फिर उसमें कुछ रिलैक्सेशन लाने के लिए हमें DGFT को कंसल्ट करना पड़ेगा और वो ही इस प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकेंगे ताकि हमें एग्जेम्पशन या रिलैक्सेशन मिल सके और हम ट्रेड को आगे अपनी इजीली कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेड विथ neighboring countries. So the Director General of Foreign Trade may issue from time to time such instructions or frame such scheme as may be required to promote trade and strengthen economic ties with the neighboring countries. यहाँ पे अगर हमें neighboring countries के साथ ट्रेड करना है, अपने ट्रेड को ज़्यादा प्रमोट करना है, तो DGFT के पास ये पूरी राइट है कि वो टाइम टू टाइम प्रोविजंस ला सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी कर सकते हैं जिनके थ्रू हम नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर सकें। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ बैंक गारंटी एंड लीगल अंडरटेकिंग। वेयरएवर any duty free import is allowed or where otherwise specifically stated, the importer shall execute a legal undertaking or bank guarantee with the custom authority before clearance of goods through the customs. अब ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स कर रहे हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स का क्या मतलब हुआ, ऐसे इंपोर्ट्स जिसमें कोई भी ड्यूटी को चार्ज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि कस्टम अथॉरिटी को जब तक हम खुद बताएंगे नहीं या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं एग्जीक्यूट करेंगे कि हाँ हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने के लिए एंटाइटल्ड हैं, तो वो क्या कभी मानेगी? नहीं मानेगी। ठीक है, तो अगर हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें बैंक गारंटी या फिर कोई लीगल अंडरटेकिंग को कस्टम अथॉरिटी के सामने शो करना पड़ेगा ताकि हमारे ऊपर या हमारे प्रोडक्ट्स या आइटम्स के ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी को चार्ज ना किया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फ्री मूवमेंट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। सो कंसाइनमेंट ऑफ आइटम्स अलाउड फॉर एक्सपोर्ट शैल नॉट बी विथहेल्ड और डिलेड फॉर एनी रीजन बाय एनी एजेंसी। In case of any doubt, the authorities concerned may ask for an undertaking from the exporter. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी आइटम्स या गुड्स के लिए कंसाइनमेंट इशू कर दिया गया है कि उन्हें इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो उनके एक्सपोर्ट में डिले नहीं होनी चाहिए किसी भी एजेंसी द्वारा। ठीक है, किसी भी XYZ रीजन की वजह से। और अगर कुछ डाउट है तो अथॉरिटीज एक्सपोर्टर से अंडरटेकिंग के लिए डिमांड कर सकती है। मतलब गुड्स को इजीली मूवमेंट दिया जा सकता है। अगर उसके लिए कंसाइनमेंट इशू हो गया है, इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो बिना किसी देर के उसे एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम्स। द गुड्स ऑलरेडी इंपोर्टेड, शिप्ड, अराइव्ड इन एडवांस बट नॉट क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम्स may also be cleared against the license issued subsequently. इस पर्टिकुलर प्रोविजन में क्या बोल रहा है कि अगर कुछ गुड्स को हमने इंपोर्ट कर लिया है या फिर वो शिफ्ट हो गए हैं या फिर वो एडवांस में आ गए हमारे पोर्ट पे और उनका अगर कस्टम क्लियरेंस नहीं हुआ है, तो उनकी क्लियरेंस हम कैसे दे सकते हैं? थ्रू द लाइसेंस इशूड सब्सिक्वेंटली। जो भी लाइसेंस उनको इशू किया गया था उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए, उसके थ्रू भी हम उसे क्लियरेंस दे सकते हैं अगर कस्टम क्लियरेंस उस पर्टिकुलर गुड्स की नहीं हुई है तो। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रीन कार्ड। So all status holders and manufacturer exporters exporting more than 50% of their production subject to a minimum turnover of rupees 1 crore in the preceding year shall be issued a green card by the Directorate General of Foreign Trade. सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ग्रीन कार्ड है क्या। जो भी हमारे स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर्स हैं, मतलब जैसे स्टार एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, ठीक है, सुपरस्टार ट्रेडिंग हाउसेज हैं, ये क्या होता है? हमारे स्टेटस होल्डर्स होते हैं, जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, राइट। तो जो भी हमारे स्टेटस होल्डर्स एक्सपोर्टर्स हैं, वो अगर जितना भी प्रोडक्शन करते हैं
उसका अगर वो 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसका अगर हम मिनिमम टर्नओवर बात करें तो 1 करोड़ होना चाहिए पिछले साल में। अगर मैं इस साल की बात कर रही हूँ तो पिछले साल में इनका 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए और 50% से ज़्यादा का प्रोडक्शन अगर वो एक्सपोर्ट कर देते हैं तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऐसे एक्सपोर्टर्स को ग्रीन कार्ड इशू करते हैं। ठीक है। This card will also be issued to the service providers rendering service in free foreign exchange for more than 50% of their services turnover, subject to a minimum value of rupees 35 lakhs in free foreign exchange in the preceding year. अब यहाँ पे जो important point है वो क्या है कि सिर्फ गुड्स में ही नहीं ग्रीन कार्ड इशू किया जाता है, बल्कि सर्विसेज को भी अगर आप रेंडर कर रहे हैं तो उसमें भी ग्रीन कार्ड दिया जाता है, राइट। तो अगर हमें सर्विसेज में ग्रीन कार्ड चाहिए तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि मोर देन 50% ऑफ सर्विस टर्नओवर होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट टू मिनिमम वैल्यू 35 लाख होनी चाहिए प्रीसीडिंग ईयर में, तभी आपको ग्रीन कार्ड इशू हो पाएगा। किसको? जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको। ठीक है। सो दिस कार्ड प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग, automatic custom clearance and other facilities mentioned in the EXIM policy। देखिए कितना बड़ा फायदा है ये एक्सपोर्टर्स को जिनको भी ये ग्रीन कार्ड मिल जाता है, चाहे वो आपके प्रोडक्ट्स या आइटम्स का एक्सपोर्ट करते हो, चाहे वो सर्विसेज को रेंडर करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, ऑटोमेटिक कस्टम क्लियरेंस, सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ पे लगता है कस्टम क्लियरेंस में वो भी आपको ऑटोमेटिकली ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, और साथ में अदर फैसिलिटीज भी जो कि आपकी एग्जिम पॉलिसी के अंदर मेंशन करी हो। ठीक है। आई होप क्लियर हुआ यहाँ पे। और लास्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। सो इन एन अटेम्प्ट टू स्पीड अप ट्रांजैक्शंस एंड टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स, electronic data interchange would be encouraged. Applications received electronically shall be cleared within 24 hours. तो आई होप ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ईडीआई के बारे में हमने आज भी डिस्कस किया, इससे पहले भी मैं कई बार ईडीआई के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। और इसको इंट्रोड्यूस करने का जो मेजर मोटिव था वो क्या था कि हमें अपने ट्रांजैक्शंस में स्पीड अप कर सकें और साथ ही ट्रांसपेरेंसी भी आ सके, राइट। क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से क्या होता था, डिलेज काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी। लेकिन ईडीआई के आने के बाद से पेपरलेस ट्रांजैक्शंस होने लगे और जो वर्क है वो कम टाइम के अंदर इफेक्टिव वे में परफॉर्म किया जाने लगा। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आज का हमारा सेशन भी यहीं तक था। आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।